बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जिन दोस्तों ने, भाइयों ने, बहनों ने क्वालिफाई किया, पास किया स्क्रीनिंग टेस्ट, तो अभी होने वाला है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए आपके लिए, चाहे वो ऐसे हो या करंट अफेयर्स हो, वहाँ ये टॉपिक जो है आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 5 जनवरी को हम शुरू कर रहे हैं 3 न्यू ऑनलाइन सेशंस न्यू ईयर गिफ्ट के तौर पर। गिफ्ट क्योंकि मैंने काफ़ी यहाँ पर फीस कम किया, इसलिए एक वर्ल्ड मैप का हमारा सेशन है, क्लास है ऑनलाइन। दूसरा जीके 1 पेपर एमसीक्यूज के हवाले से, और जो तीसरा है वो है करंट अफेयर्स का डिस्क्रिप्टिव फॉर रिटन टेस्ट और एग्जाम्स। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, पार्टिकुलरली जो एडी का टेस्ट होगा उसके लिए। लेकिन आगे भी जो डिफरेंट टेस्ट हैं वहां भी आपको ये सपोर्ट कर सकता है। यहां से ऐसे भी निकल सकते हैं और करंट अफेयर्स के हवाले से भी। कुछ टॉपिक्स पाकिस्तान के नेशनल इश्यूज के बारे में हैं, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सियासी और माशी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस। और यहां पर इनको लाजमी आप ये भी पढ़ें कि इन चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को, पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस हैं, इनको कैसे डील किया जाए, इनको कैसे बेहतर किया जाए। लाजमी आप इसके ऊपर जो है वो रिसर्च करें, ठीक है। सियासी लिहाज से तो सवाल लाजमी आएगा, मुआशी लिहाज से भी बार बार हम जाते हैं टुवर्ड्स IMF, वर्ल्ड बैंक, लोन बेलआउट्स या सऊदी अरेबिया, अमेरिका, तो वहां से गुजारा नहीं होता। हमें क्या करना चाहिए यहाँ पर अभी। उसके बाद फ्लड्स एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर 2010 में आए थे सैलाब, फिर 12 में भी आए थे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे 12 वाले। जो अभी 2022 में हमने देखा, साउदर्न पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के अंदर पहले तो हैवी रेनफॉल हुए थे, उसके बाद सैलाब का लहर आ गया, तो तकरीबन पूरा सिंध यहाँ पर डूब गया था, साउदर्न पंजाब डूब गया वहां पर। तो फ्लड्स को, ग्लोबल वार्मिंग को हम ये किस तरह इसको काउंटर करें, क्या हमें डैम चाहिए और डैम भी हम कैसे बनाएं। जब पंजाब अगर एग्री है, जो दीगर सूबे हैं, सिंध है, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वो एग्री नहीं होते हैं, तो किस तरह डैम्स चाहिए और क्या डैम्स बनाने से पाकिस्तान के अंदर ये इशू हल हो जाएगा। लाहौर में फोग है, तो किस तरह इसको हम काउंटर कर सकें पाकिस्तान के अंदर। फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं, और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, किस चीज को देखकर आप बनाते हैं अपना फॉरेन पॉलिसी। आया कि आपके नेशनल इंटरेस्ट या आपकी आइडियोलॉजी, यानी कि फीलिंग्स, इमोशंस, मजहब का यहां पर काफी इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर। उसके अलावा आपके जो रिलेशंस हैं, पार्टिकुलरली विथ द USA, विथ इंडिया, चाइना, रशिया एंड अफगानिस्तान, उनको लाजमी आप देखें। उसके बाद है चैलेंजेस टू द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने 2 लेक्चर्स भी बनाए थे इस टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक को ना कुछ कभी कभी डिफरेंट एंगल से लेते हैं। सीधा सवाल आ जाए कि कौन से चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को, सिक्योरिटी को, तो इसको हम करेंगे डिवाइड 2 पार्ट्स के अंदर, इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर। लेकिन अभी ने इसको थोड़ा चेंज किया गया कि चेंजिंग डायनामिक्स, जो चैलेंजेस हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं, दे आर नाउ मोर जियो इकोनॉमिक देन जियो पॉलिटिकल। तो ये जो मेरे 2 लेक्चर्स थे ना, उनको लाजमी आप सुनिए इनके बारे में। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, मैंने इसके ऊपर एक बनाया था ACB, ठीक है ना, उसके बनाया था मैंने आउटलाइन, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग, कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, दुनिया ने कौन से स्टेप्स लिए हैं, यूनाइटेड नेशंस ने पेरिस में कौन सा एग्रीमेंट किया, 2015 की बात है ये, COP21 वो हुआ था। अभी जो है शर्म शेख में, मिस्र में मीटिंग हुआ, वहां पर क्या कुछ हुआ,
ओवरऑल क्या करना चाहिए दुनिया को टू काउंटर ग्लोबल वार्मिंग, उसको लाजमी आप देखें इसके अंदर। इंटरनेशनल सिक्योरिटी दुनिया के अंदर एंड चैलेंजेस, जो दुनिया की सिक्योरिटी है उसको किस तरह के सामना है चैलेंजेस का। अब दुनिया के अंदर ना डिफरेंट आपको मिलेंगे चैलेंजेस। अब लोग क्या कहेंगे, भाई न्यूक्लियर वार हो सकता है, थर्ड वर्ल्ड वार पॉसिबल है। सिर्फ वार दुनिया के लिए चैलेंज नहीं है, ठीक है। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा चैलेंज टू द वर्ल्ड कम्युनिटी। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस, फिर एक्सट्रीमिज्म, फिर इनसिक्योरिटी अगर बात की जाए, जंगें जो हैं रूस का, यूक्रेन, चाइना, इंडिया के हवाले से, अमेरिकन वार एंड टेरर, इस तरह का। उसके बाद आप जो दीगर चीजें हैं वहां भी आप आ जाएंगे उनके ऊपर बात करें। पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच्ड 8 बिलियन ऑन 15 नवंबर। दुनिया की आबादी 8 अरब हो चुकी है, और ये किस तरह इसको फेस किया जाए। ग्लोबल वार्मिंग को काफी प्रमोट करता है ह्यूमन पॉपुलेशन भी आगे। क्या वसाइल हैं इतने दुनिया के पास, रिसोर्सेज हैं, तो इस तरह इस चीज को हम कैसे काउंटर कर सके। उसके बाद है इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट। इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इंडियन ओशन के अंदर, पैसिफिक ओशन के अंदर, चाइना हो, साउथ चाइना सी हो, ईस्ट चाइना सी हो, अरेबियन सी के अंदर, किस तरह इस चीज को जो है टैकल किया जाए। अमेरिका ने बना लिए ऑकस और क्वाड को। उसके अलावा चाइना ने एग्रीमेंट किया विद सोलोमन आइलैंड्स। चीन का BRI वहां से गुजरता है, तो इस चीज को हम कैसे देखते हैं। रशिया यूक्रेन वार, रूस ने क्यों हमला किया यूक्रेन के ऊपर, उसके बाद क्या रिएक्शन आया फ्रॉम द US, फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड, और इसके क्या है कॉन्सिक्वेंसेस खित्ते के ऊपर, पाकिस्तान पर क्या असरात पड़े हैं और आगे भी पड़ेंगे इस जंग का। चाइना ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। चीन क्यों चाहता है कि ताइवान मेरा हिस्सा है, ताइवान मेरे कब्जे में होना चाहिए, आखिर क्यों, आखिर इसका वजह क्या है। क्या अमेरिका जो कह रहा है बार बार, इंडिया जो एंटी चाइना कंट्रीज हैं, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, इंडिया हो, वो कहते हैं कि हम ताइवान को डिफेंड करेंगे, सपोर्ट करेंगे। मुझे इस बात पर हंसी आती है कि आप पहले ताइवान को तस्लीम तो कर ले हैं, यू आर फॉलोइंग वन चाइना पॉलिसी। आप तो ताइवान को मानते भी नहीं है कि वो अलग उसका कोई हैसियत है। रही बात सपोर्ट की, तो अगर ये वही चीज है जो बार बार कहा था अमेरिका ने पहले रूस को, कि अगर रशिया ने कुछ भी किया, यूक्रेन के अंदर अगर मदाखलत किया, जंग किया, तो इसके सख्त कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे रशिया को। तो क्या किया अमेरिका ने वहां पर, क्या किया नेटो ने, फिर बहाना किया गया कि भाई नेटो के अंदर ना एक पॉलिसी है, चार्टर ऑफ नेटो के अंदर आर्टिकल नंबर 5 वहां पे लिखा है कि कलेक्टिव सिक्योरिटी उनको दिया जाएगा जो नेटो के मेंबर्स हैं। तो क्या आपको पहले पता नहीं था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है, फिर भी आपके बड़े बड़े टॉल क्लेम्स थे कि विल सपोर्ट यूक्रेन, और वही शायद होगा असर ताइवान का भी। इसराइल पैलेस्टाइन कन्फ्लिक्ट, इसका तारीखी पस मंजर लाजमी आप देखें, फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद क्या कुछ हुआ, जंगें कैसे किए गए हैं 48 में, 67 में, 56 के अंदर, 73 के अंदर, और अभी जो वहां पर नेतन्याहू आ गया 29 दिसंबर को, ये सवाल लाजमी आएगा। जो स्पीच किया नेतन्याहू ने, उसने कहा कि हम और भी सेटलमेंट्स बढ़ाएंगे, यानी जो इलीगली कब्जे किए इसराइल ने फलस्तीन के ऊपर आफ्टर 1967 6 डे अरब इसराइल वार, उसके बाद जो इलीगल सेटलमेंट्स हुए हैं पार्टिकुलरली इन वेस्ट बैंक, उनको ज्यादा भी हम आगे बढ़ाएंगे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं। और इसने वार्न किया ईरान को कि ईरान को जो है हम न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। हो सकता है, पॉसिबल है कि आने वाले 2-2.5 सालों के अंदर हम हमला करें ईरान के ऊपर। बहरहाल तो क्या होगा आगे चलकर, फलस्तीन, इसराइल एंड आल्सो मिडिल ईस्ट क्राइसिस, सऊदी अरेबिया का यमन के ऊपर हमला, शाम का मसला, कुर्दों का वहां पर इशू, इस चीज को लाजमी आप देखें। ईरान सऊदी का इशू यहां पर है। उसके बाद कश्मीर इशू 48 से लेकर ये इशू हल नहीं हुआ।
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर क्या किरदार, क्या रोल है, और क्या आगे इस इशू को आप डिप्लोमेटिकली हल कर सकते हैं, तो कैसे, क्या जंग इस इशू का सॉल्यूशन है या थ्रो डायलॉग, थ्रो एग्रीमेंट्स इस डिस्प्यूट को, इशू को आप हल करेंगे। पार्टिकुलरली 2019 के बाद जो मोदी गवर्नमेंट ने वहां पर मदाखलत की है, जो आर्टिकल 35A और 370 को इरेज किया गया, रिवोक किया गया, उसके बाद वहां पर क्या तब्दीलियां देखने को मिले हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस वहां पे हो रहे हैं, ये सब आप लाजमी कवर करें इसको। उसके बाद है ये ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड नेशंस, नेटो, एससीओ, सार्क, आसियान, ईसीओ, यूएन कामयाब है, नाकाम है, किससे इसको स्ट्रांग किया जाए, बेहतर किया जाए यूएन के रोल को, ठीक है। उसके अलावा नेटो, नेटो का किरदार क्या है, नेटो का होना जायज है, लीगल है, इलीगल है, क्योंकि नेटो वाज मेड टू फेस कम्युनिज्म, टू फेस सोवियत यूनियन इन 49। अब तो सोवियत रहा भी नहीं है, तो क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं आप नेटो को। एससीओ बनाया गया और अमेरिका ने भी कहा, यूरोपियन कंट्रीज ने भी कहा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ एससीओ इज टू फेस, टू काउंटर द नेटो इन्फ्लुएंस। तो कैसे आप देखते हैं फ्यूचर में एससीओ को और नेटो को। पाकिस्तान, इंडिया यहां पर शामिल हैं, 4 एटॉमिक पावर्स मेंबर्स हैं एससीओ के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया। सार्क कामयाब है, नाकाम है, कैसा है, इसको किस तरह देखते हैं। सार्क के अंदर कश्मीर के इश्यूज को क्यों डिस्कस नहीं किया जाता। आसियान, आसियान जो है बहुत ही कामयाब तरीन एक फोरम है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, किस तरह के लेसन्स सार्क को हासिल करने चाहिए फ्रॉम दी सक्सेस ऑफ आसियान। ईसीओ का क्या किरदार है पाकिस्तान, ईरान और तुर्की को लेकर पार्टिकुलरली। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एमओडी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के हवाले से, और इनको पढ़ें, करंट अफेयर्स हो या ऐसे में भी आपको यहां से सवाल आ सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपका काफी बेहतर होगा। जहां भी हैं खुश रहें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।